हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीरम मलहोत्रा क्लासेस। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले एक थोड़े से कंफ्यूजिंग पॉइंट के बारे में, जो कि है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब हमें अलग अलग नाम से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सुनने को मिलते हैं, जैसे कि एक हमें सुनने को मिलता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक हमें सुनने को मिलता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, एक हमें सुनने को मिलता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एक हमें सुनने को मिलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब ये चारों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या फर्क है और इंडियन एंटिटीज पे कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करते हैं, आज हम ये बात को समझने के लिए आए हैं। बात को स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। बहुत पहले से, जब एक कंट्री का दूसरी कंट्री से ज्यादा कोई लेना देना नहीं होता था, कोई ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होते थे, एक कंट्री ज्यादा से ज्यादा दूसरी कंट्री पे कब्जा करती थी और ज्यादा कुछ नहीं होता था, ठीक है ना। तो एक कंट्री जैसे कि इंडिया, हम आपस में अपना बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, हमारी कंट्री के सिटीजन आपस में थोड़ा ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं और हमारी कंट्री ने जो लॉज बना रखे हैं उस लॉज को फॉलो करते हुए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं और अपनी गवर्नमेंट को दे देते हैं, हाँ जी लो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये रहे, इसके बेसिस पे आपको हम टैक्स वगैरह जो भी है, जो भी लॉ है, हम उसको फॉलो करते हैं, आपको सारी डिटेल्स दे रहे हैं। बात समझ में आती है। बट थोड़े टाइम के बाद, जब ग्लोबलाइजेशन का टाइम आया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा और एक कंट्री के लोग कहते हैं, कह रहे यार हमारी क्या कहते हैं कंट्री के अंदर है ना ज्यादा ग्रोथ नहीं है, हम चाहते हैं ये दूसरी कंट्री ज्यादा ग्रो कर रही है, हम उस कंट्री के अंदर जाके पैसा लगाए, कैपिटल का मूवमेंट करें, हमारी कंट्री उतना अच्छा रिटर्न नहीं दे रही। अब जिस इंसान को पैसा लगाना था दूसरी कंट्री के अंदर, वो कह रहा है यार मेरे यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग तरीके से बनाए जाते हैं, हमारे यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग है और उस कंट्री के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग है। अब मैं पहले जाके क्या उस कंट्री के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समझूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करना सीखूं, तब जाके पैसा लगाऊं, बड़ी दिक्कत वाली बात हो रही है। तो 1973 के अंदर अलग अलग कंट्रियों ने हाथ मिलाया, अलग अलग कंट्रीज आए और आपस में हाथ मिलाया और बोला हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड निकालेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे एक टाइप के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करा जाएगा ताकि कैपिटल का मूवमेंट थोड़ा सा इजी हो सके, ट्रांसपेरेंसी आए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ सके अलग अलग कंट्रीज की। ठीक है जी। तो 1973 के अंदर एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कमेटी बनाई गई, जिसको बोला आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इशू करेंगे। परफेक्ट जी, लॉजिक समझ में आता है। फर्स्ट वाली बात, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें समझ में आता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ये क्या कहते हैं, इशू कर रही है। अब 2001 के अंदर क्या हुआ, बोला इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, जिसका खुद का कोई ठिकाना नहीं था, अलग अलग कंट्री में जाके मीटिंग करती थी, बोला इस कमेटी को बंद करो, एक इनको परमानेंट जगह दो। तो इनको परमानेंट पहले तो नाम दिया गया, बोला अब आप है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड और आपकी परमानेंट जगह है लंदन में। अब वहां पर एक बनाएगी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड की फाउंडेशन और वहां पर उनको एक बोर्ड बिठाया गया, बोला कि अब आप इंटरनेशनल लेवल के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इशू करेंगे। अब ये बोर्ड बोलता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बोर्ड कहता है अब हम जो इंटरनेशनल लेवल के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इशू करेंगे ना, उसका नाम क्या होगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अब जो बातों पे पहले इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कुछ नहीं बोला था और उसके लिए स्टैंडर्ड को लेकर आना था, तो उसको नाम दिया गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का। और जिन बातों पे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले से आ रखा था, बट वो बातें ऑब्सोलीट हो गई थी, पुरानी हो गई थी, तो इसको कैंसिल करा गया, इस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कैंसिल करो और अपना एक नया इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड निकाल दिया गया। तो बात समझ में आती है, इंटरनेशनल लेवल पे ये दोनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आज के दिन पे अप्लाई करते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये दोनों आपस में अगेंस्ट की बात नहीं बोलते, दोनों इंडिपेंडेंटली चर्चा करते हैं। एक स्टैंडर्ड मतलब इन दोनों को मिला के एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक ही स्टैंडर्ड होगा। फॉर एग्जांपल अगर रेवेन्यू की बात करें, तो रेवेन्यू के ऊपर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड में से एक ही स्टैंडर्ड बात करेगा, दो लोग बात नहीं करेंगे। ठीक है जी। अब इंडिया कह रहा है जी हमें भी क्या कहते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में आना है, लोग खड़े हुए हाथ मिला रहे हैं जी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ गए जी, मजा आ गया, अब क्या कहते हैं कैपिटल का मूवमेंट इजी हो जाएगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग समझ में आ जाएगी। इंडिया भी खड़ा हुआ कह रहा हाथ मिलाओ ना मिलाओ, हाथ मिलाओ ना मिलाओ। तो इंडिया ने कहा हम हाथ मिलाते हैं बट थोड़ा दूर से, हाथ मिला रहे हैं बट थोड़ा सा दूर से। अभी थोड़ा से दूर से क्या मतलब है जी, हम आपकी बात मान रहे हैं बट हम आपकी बात को थोड़ा सा पढ़ के मानेंगे। मतलब अगर आपने कोई बात बोल दी, वो डायरेक्टली हम अप्लाई नहीं करेंगे अपने क्या कहते हैं इंडियन एंटिटीज के ऊपर। हम आपकी बात मान रहे हैं
बट उसको हम रीड करेंगे, समझेंगे क्या इम्पैक्ट है हमारी एंटिटीज के ऊपर, और फिर उसको हम नोटिफाई कर देंगे, हम उसको इशू कर देंगे। नोटिफाई मतलब हमारी क्या कहते हैं, गवर्नमेंट की एंटिटी कहेगी ओके इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो नोटिफाई करा गया उसका नाम रखा गया। हाँ जी, इंटरनेशनल वाले बात आपकी बात मान रहे हैं, अब आपकी बात को हम नोटिफाई कर रहे हैं, उसको नाम दिया गया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसका कन्वर्ज वर्जन है, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का कन्वर्ज वर्जन है, जिसको नाम दिया गया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बात समझ में आती है? अब हम इसी बात को रीड करने वाले, बात इतनी ही थी, अब हम इसको रीड करेंगे कि भाई टेक्स्ट के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। पहला है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इंटरनेशल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से जिसको इशू करा गया था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी के द्वारा, जिसको 1973 में फॉर्म करा था अलग अलग कंट्री ने मिलकर। जिसका बेसिक जो फंडा था बनाने का गोल था, वो ये था टू मेक इट इजियर टू कंपेयर बिजनेसेस अराउंड द वर्ल्ड, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। लॉजिक समझ में आता है जी? हमें ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है, इसलिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। अब 2001 के अंदर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो कमेटी है उसको करा गया बंद, और आया सामने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का भी वही काम था भाई, ठीक है जी। इसकी एक अलग फाउंडेशन बना दी गई, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड की फाउंडेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसको ऑफिस दिया लंदन के अंदर। अब आपके सामने हर एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर आपके सामने है। क्या आपको ये रट्टा मारना है आपके एग्जामिनेशन के लिए, जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन लेता है, तो आपको इसका रट्टा नहीं मारना। हम इंटरनेशनल लेवल की बात क्यों समझे, हमें थोड़ा ना जाके किसी और जगह जाके इन्वेस्टमेंट करनी है। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए सिर्फ इंडियन एंटिटीज पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं वो इंपॉर्टेंट है। बट फिर भी हम इसको एक बार देख लेते हैं। हाँ जी, थोड़ा देखा देखा लग रहा है, नाम सुना सुना लग रहा है, हमें कुछ डिफरेंट नहीं लग रहा। जैसे कि IAS 16 देख रहे हैं हम, वो बात करते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की। ऐसे ही IAS 17 है, उसके ऊपर लिखा है लीजेस, और उसके लिखा है सरप्रेस्ड। चलो जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बात को आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। चलो, अगली बात आती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड की। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड में क्या लिखा गया कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जिसको IFRS बोला जाता है, इसको इशू करता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बोर्ड। नाम बस कमेटी की जगह इसको क्या कर दिया गया, बोर्ड कर दिया गया, ठीक है ना। नाम बस चेंज होके कमेटी से बोर्ड हो गया। International financial reporting standards are set of accounting rules for the financial statement, public company वगैरह, समझ में आता है लॉजिक, ठीक है ना। ये छोड़ दो, आज के दिन पे अगर बात करेंगे तो 132 जुरिस्डिक्शन, अगर बात करें 166 कंट्रीज अप्रोक्सीमेटली इसको मान रही है, ठीक है ना। सारे के सारे नाम आपके सामने। ओके जी, ये लिस्ट आ गया आपके पास IFRS की। IFRS 1 2 3 4 5 ये बात कर रहा है भाई फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ IFRS की, शेयर बेस्ड पेमेंट के ऊपर, बिजनेस कॉम्बिनेशन के ऊपर, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। अब जो बात मैंने आपको बताई थी कि ये दोनों आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इसको जरा जाके चेक करते हैं, चेक करते हैं जी, चेक करते हैं। अब यहाँ पर अगर देखेंगे, यहाँ पर 41 स्टैंडर्ड्स हैं और यहाँ पर सिर्फ 17 स्टैंडर्ड्स हैं। यहाँ पर हम देखेंगे सर, यहाँ पर तो देखो ओवरलैप कर गई। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS 17 लिखा है रेवेन्यू के ऊपर, ओहो रेवेन्यू के ऊपर लिखा है, देखो रेवेन्यू के ऊपर लिखा है। और यहाँ पर भी हमने एक रेवेन्यू का स्टैंडर्ड देखा, जो कि है क्या आ गया, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर। सर आपकी बात झूठ निकली, झूठ निकली, झूठ झूठ नहीं निकली। आप पीछे देखोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है रेवेन्यू वाले इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को सरप्रेस कर दिया गया, बोला खत्म हो गया आप, बाय इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड 15 इफेक्टिव 1 जनवरी 2017। समझ में आती है बात? ऐसे अगर लीज की बात करोगे, इसको सरप्रेस कर दिया, बोला आप पुरानी बात कर रहे हो, अब नया सर्कमस्टांस है, इसके लिए नया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड चाहिए, तो उसको नाम दिया गया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को, नए को IFRS 16। समझ में आती है बात जी? अगर इसमें अच्छा, ये वाली जो हमारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी है, वो तो 2001 में बंद हो गई। अब यहाँ पर देखो जो भी चेंजेस वगैरह आ रहे हैं ना, देखो यहाँ पर इशूड लिखा हुआ है 2007, तो यहाँ पर चेंजेस करेंगे 2007 के अंदर, जिसको चेंजेस इसमें कर दिए गए, वो करे किसने होंगे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने, सीधा इसी के अंदर चेंज कर दिया। ओके जी, समझ में आता है ना, समझ में आता है जी, समझ में आता है। और जो भी नई बातों पे स्टैंडर्ड इशू कर रहे थे, फॉर एग्जांपल बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके ऊपर हमारा IFRS नए वाले स्टैंडर्ड्स इशू कर ही रहा है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी दोनों स्टैंडर्ड्स को लेके चलेगी, दोनों सीरीज चल रही है। अब इंडिया की बारी आई।
इंडिया ने बोला हम इन दोनों स्टैंडर्ड्स को मानते हुए एक कन्वर्ज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाएंगे। अब लॉजिक क्या कहता है कि ये दोनों अप्लाई करेंगे, आईएफआरएस भी अप्लाई करेगा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी अप्लाई करेगा। अब इनकी नंबरिंग की बारी आएगी। नंबरिंग की बारी दिखाऊं मैं आपको? देखो नंबरिंग की बारी देखते हैं। इन्होंने सीधा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को नंबरिंग स्टार्ट करी 101 से 100 की सीरीज में ले गए। ठीक है ना? आईएफआरएस 1 है, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ आईएफआरएस। अगर हम इंड एस में जाएंगे, इंड एएस 101 फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मजा आ गया जी, मजा आ गया। तो ये इंड एएस 101 से लेके 116 तक लीजेस है। हम देखे जी, वापस देखे जी, हमारा क्या कहता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड 16 किसकी बात करता है? लीजेस की। इसी को 100 की सीरीज में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इंड एएस 116 के लीजेस में इशू करा गया। और अगर बात करें इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेके 41 तक जो है उसको वही नंबर जाएगा, उसको 1 की सीरीज में रखा गया। अब जाके एक बार फिर से देख लेते हैं। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे ही इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 41 है एग्रीकल्चर के बारे में। यही हम देखेंगे। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, और इंड एएस 41 है आपका क्या? एग्रीकल्चर के बारे में। तो ये आपको सीरीज की भी क्लैरिटी होनी चाहिए। अब आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये बताओ। जो एग्जाम कराता है आईबीपीएस, आईबीपीएस ने इन स्टैंडर्ड्स के अंदर से अभी 1 2 3 क्वेश्चन पूछे हैं, इसको डिनाई नहीं करा जा सकता। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए आज के लिए है इन सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर रट्टा मारना, नंबर, और साथ में इनका नेम याद करना। आपके एग्जामिनेशन के आईबीपीएस जो भी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जो भी एग्जाम कराता है, आपके लिए रट्टा मारना जरूरी है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर। ये नंबर को रट्टा मारेंगे, नंबर और साथ में इनका नाम। और कुछ अभी करने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम के लिए इतना इनफ है। अगर आपके एग्जाम में स्पेसिफिक कोई टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रखी है, बोल रखा है आपको कैश फ्लो बनाना आना चाहिए, तो आपके लिए इंड एएस 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर एग्जाम्पल बोल रखा है कैश फ्लो बनाना आना चाहिए, तो आपको ये इंडेस पढ़ना भी जरूरी हो जाता है। हो जाता है ना जी? ठीक है जी, चलो जी, थोड़ा सा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं जो लिखा हुआ है। द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज नोटिफाइड। अब हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को नोटिफाई करते हैं अंडर सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट, जिसको इशू करते हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब इस सेक्शन के अंदर स्पेसिफिकली बोला गया, 2 अथॉरिटी को साथ में लेकर आए गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बट यहां पर रिकमेंड कौन करेगा? एक अनदर बॉडी जो कि है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जहां जो सीएस वगैरह बनाते हैं ना, तो आईसीएआई, आईसीएआई को बोला आप रिकमेंड करोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, और आप भी पहले कंसल्ट करोगे एक अथॉरिटी से जिसका नाम है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इस अथॉरिटी को सेक्शन नंबर 132 के अंदर कंपनीज एक्ट में फॉर्म करा गया कि यार आप थोड़ा सा चेकिंग वगैरह रखोगे कि सारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिन एंटिटी पे अप्लाई करते हैं वो ढंग से अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बताएगा कौन सा अकाउंटिंग रिकमेंड करेगा, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसका डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वो इसको इश्यू कर देगी हाँ जी एंटिटीज, इंडियन एंटिटीज, आपको ये वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने। लॉजिक समझ में आता है? चलो जी, हमारे इंडियन एंटिटीज की बात करेंगे तो 2 टाइप के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यहाँ पे लगते हैं। एक नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दोनों को इश्यू कर रखा है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। आप जाके गूगल पे सर्च करेंगे। एक है हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इन दोनों की एप्लीकेबिलिटी के ऊपर हम ऑलरेडी डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। किन एंटिटीज के ऊपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिखेंगे और किन एंटिटीज के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगेंगे। ठीक है ना? बाकी आपके क्या कहते हैं स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रखी है। नफरा के बारे में, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो अथॉरिटी उसके बारे में बता रखा है, और आईसीए के बारे में बता रखा है। मोटा मोटा जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे समाप्त होता है। ये आपके नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उसकी भी लिस्ट है, और ये है आपके इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आपके एग्जाम के लिए दोनों के दोनों लिस्ट, इनका नंबर, इनका क्या कहते हैं नेम, वो याद करना इंपॉर्टेंट है। आपका एक आईएफआरएस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया का कॉन्सेप्ट का लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। ओके डाटा, बाय बाय। इसके ऊपर एमसीक्यू अटेम्प्ट करना मत भूलेगा मेरे एप्लीकेशन पे, सी रमन क्लासेस। ओके जी।